कक्षा 12 बायोलॉजी का चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी पर हम लोग चर्चा करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, जिसको आप जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हो, प्रिय बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी शब्द से आप पूर्व परिचित होंगे। आखिर यह जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी है क्या? इसका मानव जीवन में क्या महत्व है या क्या उपयोगिता है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। जैसा शब्द जो बायोटेक्नोलॉजी है, जिसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बायो और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी हम प्रयोग करते हैं उसमें मुख्य रूप से बायो यानी जीव की भूमिका है। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी जीवों या मुख्यतः सूक्ष्म जीवों, मुख्यतः सूक्ष्म जीवों या उनकी जैव प्रक्रियाओं या उनके द्वारा उत्पादित पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उपयोग ही जैव प्रौद्योगिकी है। इस डिफिनेशन को अन्य रूपों में भी लोग कह सकते हैं। ऐसा लिखा गया है कि मुख्यतः सूक्ष्म जीवों या उनकी जैव प्रक्रियाओं या उनके द्वारा उत्पादित पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उपयोग ही जैव प्रौद्योगिकी है। मतलब यह है कि कहने का कि जो ये सूक्ष्म जीव हैं, इनका हम औद्योगिक स्तर पर उपयोग करके मानव के लिए कल्याणकारी पदार्थों का निर्माण कैसे करते हैं, इसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो जैव प्रौद्योगिकी के जो सिद्धांत हैं उस पर थोड़ा सा हम आपको ध्यान आकृष्ट कराएंगे। सिद्धांत तो पहला इसमें आनुवंशिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक इंजीनियरिंग, और दूसरा इसका सिद्धांत रासायनिक इंजीनियरिंग। रासायनिक इंजीनियरिंग आनुवंशिक इंजीनियरिंग को आप जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं अंग्रेजी में।
जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इसको आप केमिकल इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग। तो बच्चों, आनुवंशिक इंजीनियरिंग शब्द जो है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए होता है, आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए होता है, उसमें हम जीनी हेर फेर करते हैं। यानी आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए होता है, इस डीएनए में हम जीनी हेर फेर करते हैं, जीनी हेर फेर। अगर आपसे कोई पूछता है कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है, तो आप सीधे एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग वह प्रक्रम है जिसमें हम आनुवंशिक पदार्थ डीएनए में जीनी हेरफेर करते हैं। तो फिर रह गई बात कि जीनी हेरफेर का क्या मतलब है। तो जीनी हेरफेर जब कर दिया जाता है, तो जो नए तरीके का ये डीएनए बनता है, उस डीएनए को हम पुनर्योगज डीएनए कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए। डीएनए में जीनी हेरफेर अगर आप करते हो, तो जो नए तरीके का डीएनए आपको प्राप्त होगा, उसको हम कहेंगे पुनर्योगज डीएनए। इस डीएनए में जो जीनी हेरफेर होता है, समझ लें पहले आखिर ऐसा करते क्यों हैं। किसी भी उत्पाद को प्राप्त करने के लिए, चाहे वह हार्मोन्स हो, चाहे एंजाइम हो, चाहे वैक्सीन हो, एक विशिष्ट जीन होता है जो डीएनए में होता है। अगर उससे संबंधित यह जीन निष्क्रिय हो जाता है, कार्य करना बंद कर देता है, तो संबंधित जो पदार्थ होता है, वैक्सीन वगैरह, वह नहीं बन पाता। तो ऐसे हालात में हम उस निष्क्रिय जीन को हटाकर उसमें संबंधित सक्रिय जीन को जोड़ देते हैं, और इस तरह वह जीन जो है इस डीएनए का एक अंग बन जाता है, जिसको कि आप पुनर्योगज डीएनए के नाम से भी जानते हैं। हम बायोटेक्नोलॉजी पर चर्चा कर रहे थे आपसे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसको आपको बताया। बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत क्या है, तो आपको ये दो सिद्धांत मैं बताया, एक आनुवंशिक इंजीनियरिंग, दूसरा रासायनिक इंजीनियरिंग। ये भी आपको मैंने बताया कि जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो है सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हुए हम मानव कल्याण के लिए उपयोगी पदार्थों का निर्माण करते हैं। उसमें दो सिद्धांत काम करते हैं आपके। आनुवंशिक इंजीनियरिंग में मैंने आपको बताया कि इसमें जो मुख्य डीएनए होता है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, उसमें हम जीनी हेरफेर करते हैं। जीनी हेरफेर करने का मतलब ये है कि संबंधित उत्पाद को बनाने वाला जो जीन होता है वो डीएनए में होता है, वह निष्क्रिय हो जाता है या काम करना बंद कर देता है, तो उसकी जगह पर उसको हटाकर संबंधित सक्रिय जीन को जोड़ दिया जाता है। इसको जीनी हेरफेर कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जो डीएनए बनता है उसको पुनर्योगज डीएनए कहते हो। अब जब इस पुनर्योगज डीएनए के माध्यम से वांछित जीन को हम किसी भी जीव के अंदर प्रवेश कराते हैं, तो फिर उसके अंदर संबंधित उत्पाद से संबंधित जो प्रोटीन होती है वो बनने लगती है। फिर उसको हम विभिन्न प्रक्रम का उपयोग करते हुए, जिसमें कि पृथक्करण, शोधन आदि जो भी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, उस उत्पाद को प्राप्त करते हैं। फिर उसकी जांच होती है, जांच करने के बाद फिर मार्केट में उसको लाया जाता है। तो आप एक याद रखिए पॉइंट कि ये जीनी हेरफेर के द्वारा पुनर्योगज डीएनए बनता है। अब जब इसी को हम जीव के अंदर प्रवेश कराएंगे, तो उसके अंदर विभिन्न उत्पादों का निर्माण होगा। तो पुनर्योगज डीएनए का उपयोग करते हुए जो वांछित उत्पाद प्राप्त किया जाता है, इस प्रक्रम को ही हम रासायनिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। तो आपसे कोई पूछता है कि रासायनिक इंजीनियरिंग क्या होता है, तो सीधा सा बात आप बताएंगे कि पुनर्योगज डीएनए का प्रयोग करते हुए मानव कल्याण के लिए
उपयोगी पदार्थों का निर्माण करना ही जो है रासायनिक पदार्थ होता है, जैसे वैक्सीन कहा, एंजाइम कहा, हार्मोन्स कहा, ये सारी चीज़ें। तो आइए यहाँ हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि जो यह इंजीनियरिंग का कार्य है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग, इसके लिए कुछ हमें उपकरणों की भी या सामग्री की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी हम अब चर्चा करते हैं कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग के साधन, आनुवंशिक इंजीनियरिंग के साधन। आई साधन भी तो चाहिए, अगर साधन नहीं रहेगा तो आप पुनर्योगज डीएनए कैसे बनाओगे, और जब बनेगा नहीं तो रासायनिक उत्पाद बनेगा नहीं। तो साधन के लिए बेटा जो साधन है उसमें पहला साधन है प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, जिसको तुम डीएनए की कैंची भी कहते हो। डीएनए की कैंची, अगर आपसे कोई कहता है कि डीएनए की कैंची क्या है तो आप बताओगे कि प्रतिबंधन एंजाइम। दूसरी बात, आपको वाहक डीएनए, वाहक डीएनए अणु भी चाहिए। तीसरा, वांछित जीन, वांछित जीन, ये भी आप जानिए कि यह जीन डीएनए में होगा, तो जिस डीएनए में होगा उस डीएनए को हमको चाहिए या उस वांछित जीन को चाहिए। अब तीसरी चौथी बात, एक आपको इस जीन को जोड़ने के लिए, ये तो काटने के लिए हो गया, डीएनए की कैंची, ये तो डीएनए को काटेगा और काट के जीन को अलग करेगा। दूसरा है डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज, यह क्या करेगा, इस वांछित जीन को इस वाहक डीएनए में जोड़ने का कार्य करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि यह लाइगेज क्या है, तो डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम है। अब पांचवा बेटा क्या होगा, पांचवा एक डीएनए निर्भर, डीएनए निर्भर पॉलीमरेज, पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज, मरेज मैंने लिख दिया तो एज जुड़ गया लास्ट में तो एंजाइम हो गया, इतने से काम चल जाएगा। और छठवां एक परपोषी कोशिका, परपोषी कोशिका भी चाहिए, जिसके अंदर इस वांछित जीन को पहुंचाना है। तो बेटा आनुवंशिक इंजीनियरिंग के लिए जो साधन हैं उनकी संख्या ये 6 है, 6 होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको जीन प्राप्त करना है वांछित, तो उसके लिए आपको डीएनए मिल जाएगा, उस डीएनए से इस जीन को हमको अलग करना है, तो इस जीन को हम काटने के लिए भी चाहिए हमको एक, तो काटने वाला काम करेगा यह प्रतिबंधन एंजाइम। अब रह गई बात कि अब इसको कैसे हम इस परपोषी कोशिका में पहुंचाएंगे। तो अब क्या करेंगे कि इसको इस वाहक, आप पढ़े हैं ना, जैसे मान लीजिए मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है, तो आखिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे पहुंचता है, तो कहते हैं कि मच्छरों के द्वारा, यानी मादा एनाफिल मच्छर काटती है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पहुंच जाता है। वैसे ही इस जीन को पहुंचाने के लिए एक वाहक की आवश्यकता होती है, जिसको आप प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं, प्लाज्मिड, जो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। तो अब इसको इसमें जोड़ दिया जाता है, तो जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आपका पुनर्योगज डीएनए बन जाएगा। आज जोड़ने के लिए मैं बता दिया कि जब इसको कट करेंगे, इसमें कट करेंगे तो उसमें जोड़ने के लिए इस एंजाइम का उपयोग करेंगे, जीन को इसमें जोड़ देगा। आज जब जोड़ देगा तो उसकी प्रतिलिपियां बनेंगी, तो प्रतिलिपियां जब भी बनेंगी तो उसके लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, वह डीएनए पॉलीमरेज होता है। और फिर इसको पहुंचाना भी है परपोषी कोशिका में, तो परपोषी कोशिका में जब पहुंचाएंगे तभी उसका जो है प्रकटन होगा या उससे संबंधित जो प्रोटीन होगी वो बनेगी। तो बेटा ये इंजीनियरिंग के लिए साधन आपके लिए होंगे।
अब रह गई बात कि एक और आपको बता दूं थोड़ा सा हल्का सा कि पुनर्योगज डीएनए हम कैसे जो है बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ही बगल में मैं आपको हल्का सा बता रहा हूं। तो इसके लिए बेटा यह आपका प्लाज्मिड होता है जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। यह सूक्ष्म गोलाकार डीएनए अणु होता है, इसको तुम कहते हो प्लाज्मिड, प्लाज्मिड या इसी को वाहक डीएनए बोलते हो, वाहक डीएनए जो कि पहुंचाने का कार्य करेगा। और इधर बेटा ये डीएनए है, इस डीएनए ये बाहरी डीएनए है, बाहरी डीएनए जिसमें वांछित जीन है। तो अब करेंगे क्या, प्रतिबंधन एंजाइम जो ये पहला है, ये प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा जो है इसको भी कई टुकड़े कर देते हैं। तो जब कई टुकड़ा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा का टुकड़ा जो है ये हो गया, तीसरा का टुकड़ा ये हो गया, ऐसे टुकड़े हो गए। और यही प्रतिबंधन एंजाइम जो होता है इसको भी कट करता है। तो यहाँ भी ऐसे मान लीजिए कि ये कट दिया, ये कट गया, तो ये जगह खाली हो गई। तो यह एंजाइम याद रखेंगे, यह पहला एंजाइम जो है इतना काम करेगा, दोनों को काट देगा। एक ही प्रतिबंधन एंजाइम दोनों को काटेगा, और जब काटेगा तो अब ये जो जगह बच गई, अब इसी पर ये जो डीएनए लाइगेज की मैं बात कर रहा हूँ, चौथा पोजीशन, अब मान लीजिए कि यह वांछित जीन इसमें है, यह जीन है, तो इसको अब इस वाहक वाले में देखिएगा, यह वाहक है, इस वाहक में कैसे जोड़ेगा, अब यहाँ से ये जोड़ने का काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ये वाहक है, तो इस वाहक में मान लीजिए कि ये जीन है, तो इसको हम लाके यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं। तो ये जब जोड़ दिए तो ये एक नए तरीके का डीएनए बन गया, जिसको तुम कहते हो पुनर्योगज, पुनर्योगज डीएनए इसको कहते हो। अब ये पुनर्योगज डीएनए बन गया, यानी इस प्लाज्मिड में ये वांछित जीन जुड़ गया। तो जब जुड़ गया तो अब इसकी संख्या बढ़ेगी, तो संख्या बढ़ाने के लिए प्रतिलिपि बना, यानी डीएनए से डीएनए बनने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता है, तो वो एंजाइम पांचवा है। तो कैसे बनेगा, अब इसी को बेटा तुम एक मान लीजिए परपोषी कोश का ये बैक्टीरिया है, अब इस बैक्टीरिया के अंदर इसको प्रवेश कराओगे। प्रवेश कराने की बहुत सारी विधियां हैं, उसको भी आपको जानना चाहिए। जैसे एक जीन गन मेथड है, जिसमें कि इस डीएनए को टंगस्टन या सोने के कणों पर जो है लपेट कर कह लीजिए या विलेपित करके और उसको इस पर बमबारी कर देते हैं बैक्टीरियल सेल पर, या इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। बहुत सारी विधियां हैं। तो अब मान लीजिए इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, तो इसका ये मुख्य डीएनए है और इसके अंदर ये प्लाज्मिड आ गया। तो ये प्लाज्मिड आ जाता है, तो अब फिर जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होगी वैसे वैसे इस प्लाज्मिड की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो इसकी बहुत सारी प्रतिलिपियां तैयार कर ली जाती हैं इस तरह। या तो कुछ केमिकल्स होते हैं जो, जैसे मैं आपको बता दूं, क्लोरैम्फेनिकॉल, क्लोरैम्फेनिकॉल एक यह रासायनिक पदार्थ है। इसको अगर इस संवर्धन में डाल देंगे तो अब बेटा ये इसका आनुवंशिक पदार्थ, इसका द्विगुण नहीं होगा, इसकी प्रतिलिपि नहीं बनेगी, इसकी रुक जाती है इसके प्रभाव से, और केवल इस पुनर्योगज डीएनए की प्रतिलिपियां बनती हैं। तो अनेकों प्रतिलिपियां ऐसे इसकी प्राप्त कर ली जाती हैं। और फिर क्या होता है कि इसी बैक्टीरिया से किसी भी परपोषी कोशिका को, चाहे जंतु हो चाहे पौधे हो, किसी को भी संक्रमित करा दिया जाता है। तो फिर यह जीन इस प्लाज्मिड या वाहक डीएनए के माध्यम से उसके अंदर प्रविष्ट हो जाता है, और उसके अंदर इससे संबंधित चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे वो हार्मोन्स हो, ये चीज़ें उसके अंदर बनने लगती हैं। और फिर उससे बनाकर जो है उसका शुद्धिकरण वगैरह करके, पृथक्करण विधि वगैरह का उपयोग करके, और फिर जांच वगैरह करके फिर उसको मार्केट में उतार दिया जाता है, जिसको आप विपणन कहते हो, विपणन के लिए। फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर कहा लिखी कितना